हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्लाइड के चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की, जिसे लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। चैप्टर काफ़ी लेंदी है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत शॉर्ट में सारी बातें बतला सकूं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर सकूं। हालांकि बीच में कुछ बातें भी बतानी जरूरी होंगी, तो बातें बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। रिचर्ड ब्राइट एक फेमस साइंटिस्ट है जिन्हें सरले स्कॉलर अवार्ड और स्कियरिंग प्लव अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में मिला था। ये सब कुछ शुरू हुआ था, इनका एक फैसिनेशन था, अट्रैक्शन था। फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण, बटरफ्लाइज को लेकर के। और इस आकर्षण ने, छोटे बच्चे के तौर पर इनका आकर्षण था, और इस आकर्षण ने इन्हें विज्ञान जगत में प्रवेश दिलाया। कैसे कुछ हुआ सब कुछ बताऊंगा। 22 साल की महज उम्र में, लेकिन ये जान लो कि इन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी दी, और वो थियरी थी हाउ सेल्स वर्क्स, कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। और इन्होंने अपने रूममेट के साथ मिलकर के जो एक आर्टिकल लिखा, एक लेख लिखा, बहुत ही फेमस साइंस मैगजीन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में निकली थी। कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को ऐसे समझ लो कि महज 15 साल की उम्र में अगर किसी का सिलेक्शन बेसबॉल में हो और वो अच्छा स्कोर करे, ठीक वैसा ही इंपॉर्टेंट था ये कि रिचर्ड ई ब्राइट महज 22 साल की उम्र में इतने बड़ी अचीवमेंट की तरफ बढ़ चुके थे। और ये तो महज शुरुआत थी, साइंस की फील्ड में इन्होंने और बहुत सारी अचीवमेंट गेन करनी थी फ्यूचर में, जो इन्होंने की भी। और ये सब कुछ शुरू हुआ बटरफ्लाइज के जरिए। सब कुछ कैसे ऐसा हुआ आपको बताऊंगा, पर बता दूं पहले बचपन में कि रिचर्ड ए ब्राइट जो थे, पेनिसिल्वेनिया नाम के स्टेट में रीडिंग नाम के शहर में ग्रो किया था इन्होंने। और इकलौते लड़के थे, तो अकेले तो फुटबॉल या बेसबॉल खेल नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने एक शौक डेवलप किया। शौक था कलेक्शन का, चाहे वो सिक्कों का हो, तितलियों का हो, फॉसिल्स का हो, या फिर चट्टानों का हो, रॉक्स का हो। इन्हें एस्ट्रोनॉमर बनने का भी बड़ा शौक था। मदर जो थी वो बच्चे की क्यूरियोसिटी और ब्राइट माइंड दोनों को पहचान रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनकरेज किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए बच्चे को। और इसीलिए जो कुछ एक माँ से बन सकता था, उन्होंने कभी टेलीस्कोप खरीदा, कभी माइक्रोस्कोप खरीदा, कभी कैमरा दिया, कभी कुछ इक्विपमेंट दिया, ताकि किसी तरह न किसी तरीके से बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। रिचर्ड इब्राइट की मदर बतलाती हैं कि मदर अपने हस्बैंड को खो चुकी थी, और इस कारण से रिची यानी रिचर्ड इब्राइट इनकी मदर का पूरा संसार था। और रिचर्ड इब्राइट को हमेशा एक्टिव तरीके से काम पे लगाए रखती थी, चाहे वो फिजिकल वर्क हो चाहे सीखने का हो। और ज़्यादातर मौक़ों पे वो सीखने की जो है चांसेस दिया करती थी, और रिचर्ड इब्राइट को भी अच्छा लगता था। महज दो क्लास सेकंड ग्रेड में जब ये थे, तो रिचर्ड इब्राइट ने अपने घर में 25 से अधिक बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी। शायद ये बटरफ्लाई कलेक्शन का शौक खत्म भी हो जाता, लेकिन तभी इनकी माँ ने एक बार फिर से एक चैलेंज प्रेजेंट कर दिया। इन्होंने असल में एक किताब दी बच्चे को, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। और इस किताब ने बताया कि सेंट्रल अमेरिका से किस तरह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जितनी दूरी तय करते हुए मोनार्क नाम की बटरफ्लाई आती है। इससे इस बच्चे के अंदर बहुत अट्रैक्शन हुआ। इस किताब के एंड में रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि वो बटरफ्लाई के माइग्रेशन को ट्रैक करने के लिए, बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका से साउथ और नॉर्थ में अगर मिलती है तो उसे इस माइग्रेशन को ट्रेस आउट करने के लिए राइटर की मदद करें। और रिचर्ड डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में थे, उन्होंने ये किताब लिखी हुई थी। जब इस बच्चे को ये मिला तो इस बच्चे को बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली और कहा कि मुझे लाइट एडहेसिव टैग्स जो मोनार्क नाम की बटरफ्लाई के विंग्स पे लगाने हैं, मुझे भेजिए सर। और उन्होंने कुछ सेंड भी कर दिया इनको। बटरफ्लाई कलेक्शन का सीजन शुरू हो चुका था। रीडिंग में लगभग 6 वीक्स चलते थे समर में। इन्होंने सोचा एक के बाद एक के पीछे एक भागते रहूं तो कैसे पकड़ूंगा तितलियां, क्यों ना ऐसा करूं कि तितलियों को एक साथ इकट्ठा कर लूं और उनके ग्रुप को पालू पोसूं, रेज करूं। तो इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने क्या किया कि जो फीमेल मोनार्क्स थी ना, उनके अंडों को कलेक्ट करके लेकर आते थे और उन्हें अपने बिल्डिंग के बेसमेंट में रख दिया इन्होंने। अब यहाँ पर अलग अलग लाइफ के फेज में बटरफ्लाइज देखने को मिल रही थी। लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाइज की, एग से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई। इन्होंने इतने सारे कलेक्शन कर लिए थे कई सालों में कि हजारों मोनार्क बटरफ्लाई अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में दिखती थी इनके घर में। इवेंचुअली इनका धीरे धीरे इंटरेस्ट बटरफ्लाइज को लेकर ख़त्म होने लगा था, क्योंकि बटरफ्लाई कलेक्शन से कोई बहुत फीडबैक नहीं मिल रहा था। इन्होंने बताया कि देखो, मैंने सिर्फ 2 बटरफ्लाई का जो है टैग लगा के भेजा था, उनकी मुझे जानकारी चल पाई कि वो 75 माइल्स दूरी में ही कहीं पर है, लोगों ने मुझे बताया। पर इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था। 7th ग्रेड में आए तो इन्होंने पहली बार महसूस किया कि रियल साइंस होता क्या है। दरअसल एक साइंस काउंटी साइंस फेयर था, एक छोटा सा विज्ञान मेला था, जहाँ पर ये अपने फ्रॉग्स के टिश्यू स्लाइड्स को लेकर गए हुए थे।
और बड़ा नीट स्लाइड बनाया था इन्होंने, बड़ा खूबसूरती से दिखाया, पर इसको लोगों ने पसंद ही नहीं किया। और यहाँ पे इन्हें समझ में आया कि साइंस का मतलब एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट है। अगले साल ही इन्होंने सोचा क्यों ना मैं कुछ अच्छा करूँगा साइंस प्रोजेक्ट में। और इन्होंने सोचा सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा मेरा जो वही जिसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है। मैंने सालों साल इंसेक्ट्स के साथ यानी कीट पतंगों के साथ बिताया है, तितलियों के साथ बिताया है, तो क्यों ना इसी पे काम करूँ। इन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिख दी एक चिट्ठी कि सर मुझे कुछ आइडियाज़ बताइए ना कि मैं बटरफ्लाइज को लेकर के, मोनार्क बटरफ्लाइज को लेकर क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। और सरप्राइजिंगली 7th ग्रेड में पढ़ने वाले इस बच्चे को डॉक्टर अर्कहार्ट ने बहुत सारे सजेशन लिख भेजे, जिसका उन्होंने आने वाले समय में उपयोग भी किया और बहुत सारे काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स के प्रोजेक्ट्स में पुरस्कार भी जीते। जब ये 8th ग्रेड में थे ना, तो रिचर्ड ए ब्राइट ने ट्राई किया कि ये उस कॉज को पता कर सके जिस वायरल डिजीज की वजह से मोनार्क के कैटरपिलर्स मर जा रहे हैं। और इन्हें लगता था कि बीटल्स नाम के कीट पतंगों के द्वारा, एक बीटल्स देखिए, ये एक बीटल्स है, बीटल्स के कारण से कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो रहा है और कैटरपिलर्स आके मर जा रहे हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में पूरा समय लगाया और एक्सपेरिमेंट में ये निकल कर आया कि ऐसा नहीं है। पर इन्होंने सोचा अब तो मैंने एक्सपेरिमेंट यही समय देकर किया है, तो मैं इसी को प्रेजेंट करूंगा। और उन्होंने साइंस फेयर में इसे प्रेजेंट भी किया, विज्ञान मेला में इसे प्रेजेंट भी किया, और सरप्राइजिंगली इस बार ये जीत गए थे। तो इन्हें असल में मालूम चल चुका था कि साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब प्रेजेंटेशन नहीं, साइंस का मतलब है एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ, और इस बार उन्होंने सोचा कि मेरा टॉपिक रहेगा कि वाइसराय बटरफ्लाई मोनार्क को कॉपी करती है क्या। दरअसल इसको कॉपी करने के पीछे रीज़न ये था कि वाइसराय मोनार्क की तरह इसलिए दिखना चाहती हैं क्योंकि मोनार्क जो है ना, बर्ड्स को खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, बर्ड्स जो हैं तितलियों को खाती हैं, तो इन्हें लगा कि मोनार्क को चूंकि ये खाती नहीं है बट बर्ड्स, इस वजह से वायसराय उन्हें कॉपी करना चाहती है। परंतु जब इन्होंने ध्यान दिया तो मालूम चला कि ऐसा होता नहीं है, बल्कि इसका अपोजिट है। स्टार्लिंग नाम की बर्ड तो ढूंढ ढूंढ कर के मोनार्क को खाना पसंद करती है। फिर भी इन्होंने इसी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया, और इस बार प्रोजेक्ट में जूलॉजी डिवीज़न में इन्हें फर्स्ट प्लेस मिला, और ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में इन्हें थर्ड प्लेस मिला। सेकेंड ईयर जब ये हाई स्कूल में थे ना, तो रिचर्ड इब्राइट के करियर में एक और रिसर्च शुरू हो गया था। इन्होंने पता करना था इंसेक्ट के हार्मोन के बारे में, बटरफ्लाई के एक हार्मोन के बारे में ये जानना चाह रहे थे। और इस वजह से ये वहाँ पहुँच गए कि सेल्स कैसे काम करती हैं या सेल्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है, इस बारे में इन्होंने जानकारी पता की। हालांकि जब ये शुरुआत इन्होंने की थी तो इनका एक सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि मोनार्क के प्यूपा पर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। प्यूपा पे 12 सुनहले स्पॉट्स धब्बे होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? हर कोई तो ये कहता था और मानता था कि अरे भगवान ने खूबसूरती के लिए दिया है। पर डॉक्टर अर्कहार्ट से जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार डॉक्टर अर्कहार्ट इस बारे में इस इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते थे। उनका कहना था ऐसा नहीं है, कोई ना कोई कारण होगा। इसी क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए इन्होंने जो कुछ किया उसे इन्होंने अपने साइंस प्रोजेक्ट के तौर पे प्रेजेंट किया। और जब जानकारी इन्होंने पता करनी शुरू की तो इन्हें मालूम चला कि ये हार्मोन जो है इसलिए सिक्रेशन होता है ताकि बटरफ्लाई फुल्ली डेवलप हो सके। और इस प्रोजेक्ट ने एक बार फिर से काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज गेन किया। हाई स्कूल जूनियर स्कॉलर के तौर पर रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क पीपा के साथ अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखा, और उस साल उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट पोजीशन मिली। जिससे सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि समर टाइम में इन्हें आर्मी की लेबोरेटरी को यूज़ करने की परमिशन मिल गई। जब ये सीनियर ईयर में पहुंचे तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपने रिसर्च को एक लेवल और ऊपर ले जाया जाए। और इस बार इन्होंने ये शो किया कि मोनार्क बटरफ्लाई के विंग्स से निकाले गए सेल को अगर देखा जाए तो वो खुद को फर्दर डिवाइड और डेवलप करता है, जिससे बटरफ्लाई की विंग्स और स्केल्स बन सकती है। अगर अगर जो मोनार्क प्यूपा के पास गोल्ड स्पॉट्स हैं, जिस हार्मोन की वजह से वो डेवलप होते हैं, वो हार्मोन इन सेल्स को दी जाए। इस बार फिर से इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट पोजीशन गेन किया, और इन्हें अब आगे की पढ़ाई के लिए यानी ग्रेजुएशन के लिए बढ़ना था। इस दौरान इन्होंने
आर्मी लेबोरेटरी के साथ साथ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी को भी यूज़ करने की परमिशन प्राप्त कर ली थी। अगले साल जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक फ्रेशर के तौर पे एंट्री इन्होंने ली थी, तो इनके पास ये 2 चीज़ों का प्रिविलेज था। ये इससे इनका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब वो जो गोल्ड स्पॉट्स बन रहे थे, जिस हार्मोन की वजह से बन रहे थे ना मोनार्क प्यूपा में, उसकी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से अच्छे से स्ट्रक्चर को, केमिकल स्ट्रक्चर को समझ सकते थे। यहाँ यूएस यूनिवर्सिटी में जो था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इन्हें अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे थे, जिस वजह से उन हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर को समझने में इन्हें दिक्कत नहीं आ रही थी। लगभग 1.5 साल भी नहीं बीता होगा, रिचर्ड एब्राइट के मन में एक आइडिया आया, और इस आइडिया ने इनकी जो सेल्स के बारे में थियरी थी ना, कोशिकाओं के बारे में सिद्धांत था, उस तक उन्हें लेकर गई। और ये सब कुछ शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली में ये एक एक्सरे देख रहे थे, उसी हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे देख रहे थे, और इन्होंने इन फोटोग्राफ में कुछ बहुत अजीब सा पाया, या बहुत स्पेशल पाया। हालांकि रिचर्ड एब्राइट जो थे, आर्किमिडीज की तरह उन्होंने यूरेका यूरेका नहीं चिल्लाया। हाँ, वही आर्किमिडीज जिनका उत्प्लावन बल का सिद्धांत पढ़ते हैं आप, जिन्होंने अपनी पहली बार ये दिमाग में आइडिया आया कि कोई ऐसा फोर्स होता है, तो उन्होंने यूरेका चिल्ला पड़ा था। तो इस बार एब्राइट तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्हें एक बात का पूरा भरोसा था कि इन्होंने इंसेक्ट हार्मोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें प्राप्त कर ली हैं। बायोलॉजी का एक पजल था। पजल ये था कि सेल्स जो हैं किस तरह से डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ लेती हैं। आखिर सेल्स ऐसा कैसे होता है कि डीएनए जो होता है उसको समझ जाती हैं। डीएनए क्या होता है? आपको पता होगा कि हर सेल के न्यूक्लियस में एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी वजह से हेरिडिटी यानी वंश परंपरा फॉलो होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति लंबा है और उसकी वाई भी लंबी है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके बच्चे भी लंबे होंगे। ये हेरिडिटी होती है। तो सेल्स कैसे इसको पढ़ लेते हैं, इसी बारे में एक बड़ा पजल था साइंटिफिक वर्ल्ड के पास। हालांकि जब ये रिचर्ड एब्राइट उस हार्मोन के एक्सरे को देख रहे थे, तो इन्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिला, और ये एक अद्भुत बात थी इनके लिए। डीएनए को ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, लाइफ का ब्लूप्रिंट कहते हैं। एब्राइट अपने कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग के साथ मिलकर इस विषय पे काम करने लगे, और उन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ किए, प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स ऐसे काम करते हैं, उन्होंने तमाम मॉडल्स बनाए, और दोनों ने साथ साथ एक अच्छी सी पूरी थियरी लिख डाली इस बारे में समझाते हुए। सरप्राइजिंगली इतने अचीवमेंट्स के बाद भी रिचर्ड एब्राइट जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, 1510 स्टूडेंट्स के बीच में उन टॉप पोजीशन में थे। इसके बावजूद भी उन्हें बहुत लोग नहीं जानते थे। एब्राइट जो थे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, और इसके दौरान अपने एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कंटिन्यू जारी रखे, ब्रेक थ्रू करते वहाँ। अगर ये एक ब्रेक थ्रू पाते इस साइंटिफिक पजल को सॉल्व करने में, तो इससे कैंसर और बहुत सारे ऐसे डिजीज का समाधान भी निकल जाता। और ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? ये सब कुछ शुरू हुआ, रिचर्ड एब्राइट के अंदर एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, एक विज्ञान जगत को लेकर उत्सुकता थी उनके मन में, और हमेशा से उन्होंने इस बारे में अपने आप को फॉलो किया। उनका एक ही क्वेश्चन तो था उनके मन में कि मोनार्क प्यूपा पे वो गोल्डन स्पॉट्स क्यों होते हैं। और इससे एक बहुत बड़ी थियरी निकली, जिसे हम थियरी अबाउट सेल लाइफ कहते हैं, कोशिकाओं के जीवन के बारे में सिद्धांत कहते हैं। हालांकि रिचर्ड एब्राइट ऐसा नहीं था कि सिर्फ साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा करते थे, बल्कि इनके बहुत सारे और भी इंटरेस्ट थे। एब्राइट जो थे अपने समय में चैंपियर डिबेटर थे, यानी वाद विवाद में अच्छे वक्ता थे, पब्लिक स्पीकर भी अच्छे थे, और साथ साथ कैनोइंग भी करना बहुत अच्छा जानते थे। ये देखिए, कैनोइंग इसे कहते हैं। ओवरऑल इन्हें कह सकते थे कि ये आउटडोर पर्सन भी थे, यानी तमाम बाहरी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी किया करते थे। उन्हें फोटोग्राफी भी बहुत पसंद थी, पर्टिकुलरली नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स को लेकर के। हाई स्कूल के दौरान ना रिचर्ड एब्राइट एक ग्रेड वाले स्टूडेंट थे, क्योंकि उन्हें लर्निंग इजी लगती थी, और वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डिबेट में पार्टिसिपेट करने में लगाते थे, जो कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में हुआ करता था। वहाँ पर उन्होंने एक ऐसे शख्स को पाया जो रिचर्ड एब्राइट को बहुत पसंद करते थे, और वो थे उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर। नाम था मिस्टर वेयरर।
वो एक बड़े परफेक्ट इंसान थे। उन्होंने जो है बहुत सारे नए विचार दिए। रिचर्ड ए ब्राइट याद करते हुए कहते हैं वो अपने उस टीचर को बहुत एडमायर करते थे। उनके टीचर से जब बात की गई रिचर्ड ए ब्राइट के बारे में, मिस्टर वेयर से, तो उन्होंने कहा कि दरअसल रिचर्ड ए ब्राइट हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता था और ये बात मुझे बहुत खुश करती थी। वो 3 से 4 घंटे अपने डिबेट के बारे में तैयारियां करता था, रिसर्च के बारे में तैयारियां करता था, बटरफ्लाइज की रिसर्च को ध्यान देता था और ये सब कुछ एक साथ करता था। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। रिचर्ड बड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर का था, लेकिन वो बुरे तरीके से कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, बल्कि अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा प्रयास करता था। यही उसका कॉम्पिटिटिव नेचर था और वो हमेशा राइट रीजंस के लिए बेस्ट बनना चाहता था, गलत रीजंस के लिए नहीं। अब लास्ट में बात होती है कि एक साइंटिफिक वर्ल्ड में साइंटिस्ट बनाए कैसे जाते हैं, फॉर्मूला क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो राइटर बताते हैं कि देखो, पहले तो अच्छी माइंडसेट होनी चाहिए आपके पास, फिर उसमें मिलनी चाहिए क्यूरियोसिटी, यानी उत्सुकता होनी चाहिए आपके अंदर किसी भी प्रक्रिया को देख करके जानने की। इसमें विल पावर होनी चाहिए जीतने की। और किस लिए जीतने की? राइट रीजंस के लिए, सही कारणों के लिए जीतने की। जैसे कैंसर की जब एक समय में दवा नहीं थी तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, साइंटिफिक कम्युनिटी क्या कर रही थी? उसकी दवा खोज करने के लिए, उस समस्या को जीतने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक साइंटिस्ट बनती है राइटर के अनुसार। और ये सारी जर्नी शुरू हुई कैसे? एक छोटी सी किताब द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, जिसे एक छोटे से बच्चे को उनकी माँ ने दिया था। तो कभी कभी एक किताब आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकती है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।